देखिए, आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो साहित्य शिक्षा में जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, पद्म श्री डॉक्टर संतराम देसवाल जी हमारे गुरुजी भी रहे हैं। तो आज इनका पूर्ण मूर्ति कैंपस में आना हुआ। और सर, आपका पूर्ण मूर्ति परिवार में, पूर्ण मूर्ति कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सारे पूर्ण मूर्ति परिवार को। और आज हम सर से कुछ बातें करेंगे जो कि पद्म श्री से सम्मानित, कि भाई ये इतना बड़ा सम्मान। देखो, कोई भी जब अच्छा काम स्टार्ट करता है अपनी लाइफ में, कोई नहीं सोचता, और कोई भी मतलब जो ना नहीं सोचता कि मुझे वहां जाके इतना बड़ा कोई सम्मान मिलेगा और उसके लिए मैं आज ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ। वो लाइफ के स्टार्टिंग से अच्छे काम करते 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 किसी न किसी सरकार की नज़रों में, आम पब्लिक की नज़रों में, वो ऐसे कुछ मतलब महान शख्सियत जो है वो आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्हीं में से हमारे बीच जो है ना, हमारे डॉक्टर संतराम देसवाल जी। सर, मैं सबसे पहले आपको, आप पूर्ण मूर्ति परिवार में जी। आज आप कैंपस में भी आए, जी। आप कैसा मतलब जो है ना फील कर रहे हैं आप पूर्ण मूर्ति कैंपस में आके? हाँ, पूर्ण मूर्ति कैंपस को देख के मैं बड़ा अभिभूत हूँ। और मुझे ये आश्चर्य हो रहा है, मैं पहली बार आया हूँ कि सोनीपत जैसे स्थान पर भी ऐसा भव्य, ऐसा जिसको कहेंगे अद्भुत अनूठा कोई संस्थान है जिसमें इतने अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अत्याधुनिक कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे एरोस्पेस है, एरोनॉटिक है, एरो मेंटेनेंस है, फायर सेफ्टी है। हम्म। और आपके पास तो मैंने देखा कि एरोक्राफ्ट भी हैं जी 3, जी जी जी। जिनके साक्षात उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। और ये भी जानकर आश्चर्य हुआ कि आप, पहले तो हम साउथ में जाते थे जी हमारे जी बच्चे, जी जी। और अब आप साउथ के यहाँ आ रहे हैं। साउथ के बच्चे यहाँ आ तो रहे ये हैं। आपका, आपने ये परिवर्तन इस क्षेत्र में खासकर तकनीकी शिक्षा में लाया है। और आपका विद्यालय भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इतना विद्यालय से लेकर, और क्या आपके विधि संकाय भी है, लॉ है, उसमें LLB LLM और सारे कोर्सेज उसमें हैं। और उसके अतिरिक्त IIT है, और इंजीनियरिंग में कितने सारे कोर्सेज जी हैं, जी। MBA, BBA, BCA, ये सारे कोर्सेज हैं। तो ये तो एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, ये तो एक विश्वविद्यालय है, अपने आप में एक अलग विश्वविद्यालय है। तो इससे, इसके लिए मैं संपूर्ण जो पूर्ण मूर्ति परिवार है उसको सामान्यतः और जी विशेषतः विजयपाल नंद जी, थैंक आपको यू सर। बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप इस प्रकार से समाज सेवा भी कर रहे हैं। और एक जो युवा पीढ़ी है उसको एक दिशा दे रहे हैं, उनको एक रोजगार की दिशा दे रहे हैं, व्यवसाय की दिशा दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं जो जाते ही सीधे नौकरी लगेगी। तो आपको पुनः पुनः बधाई, दिल की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इस प्रकार से, एक प्रकार से ये शिक्षा का मिशन है, उसमें आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और मुझे खुशी है कि मैं इस पहली बार, इस पहले क्यों नहीं आया पूर्ण मूर्ति कैंपस में। चलो, तो अभी आगे आता रहूँगा। अभी तो मैं मतलब एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप लगातार आते रहे। जी, पक्का। और शिक्षा में इससे बड़ा सम्मान, जी। पद्म श्री सम्मान जो है, इससे बड़ा सम्मान मतलब जो नहीं हो सकता। जी। और ये अपने आप में मतलब हरियाणा के लिए, जी। हरियाणा के लिए अपने आप में मतलब ये गौरव की बात है। जी। और मैं बस एक चीज़ आपसे मतलब जो है ना और चाहूँगा कि आप ज़रूर मतलब शेयर करें। हम्म। क्योंकि आजकल जो नए नए बच्चे जो एजुकेशन फील्ड में जो आ रहे हैं, जी। आपने ये अवार्ड जो है ना, इसमें मतलब ये सम्मान इतना बड़ा मिला है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि भाई साहित्य एजुकेशन में आपका क्या अनुभव रहा? कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मतलब कैसे सरकार की नज़र आप तक पहुँची? कैसे आम पब्लिक के साथ आपका कनेक्शन रहा? और ये जो इतना बड़ा सम्मान, ऐस ये बहुत बड़ा सर्कल मतलब जो है ना, आम पब्लिक से लेके और सरकार तक किसी न किसी की नज़र आप पे पड़ी। वो हर और सभी ने आपको रिकमेंड किया होगा, तभी आपको ये सम्मान वहाँ हाँ। तक। जी। तो आपने कैसा अनुभव आपने रहा, और क्या आप आगे संदेश देना चाहोगे इस चीज़ हाँ। को लेके जो अभी नई युवा पीढ़ी है?
हाँ, निश्चित रूप से ये मेरे लिए गौरव की और गर्व की बात है। और खासकर इस माटी का मैं ऋणी हूँ, सोनीपत की माटी का, कि इसने मुझे इतने बड़े अलंकरण से सुशोभित करने योग्य बनाया है, पद्मश्री जैसे। रही बात नई पीढ़ी को कुछ कहने की, तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, और मैं जिस महाविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ उसमें तो ये लगाओ कि 99% गांव के बच्चे आते हम्म। थे। और वो गांव के बच्चे, मैं जब आया तो कोई शिक्षा का ऐसा था कि भाई ठीक है, डिग्री ले ली, और दूसरी गतिविधियों में कोई रुझान नहीं था। हम्म। और मैंने आते ही देखा कि इन बच्चों का कुछ करना चाहिए, तो मैंने, किसी ने मेरी ड्यूटी नहीं लगाई, मैं अपने आप ही, लोग मुझे कहते थे कि मैं सुबह चला जाता कॉलेज में, और देर तक सब चले जाते थे, मैं लगा रहता। लेट नाइट तक। कभी तो सुबह उनको कह दूं, आज तुम्हें मैं कविता लिखना सिखाऊंगा, आज हम्म। निबंध लिखना सिखाऊंगा, आज भाषण बोलना सिखाऊंगा। इस प्रकार से मैं उन बच्चों को रोक रोक लेता था। और ऐसे बच्चे 150 मेरे पास थे, जो निरंतर फिर मेरे से जुड़ गए, वो बड़े बड़े पदों पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे थे। हमने, जैसे ये जगदीशपुर पास का गांव है, वो एक दौर था जिसमें प्रौढ़ शिक्षा, जो ये साक्षरता मिशन चल रही थी, हम्म। और लोग पैसे देकर भी कहीं साक्षरता नहीं फैला पाए। और हम 50-60 बच्चों के साथ मैं जाता था साइकिलों पर, कॉलेज के बाद 2 बजे के बाद, और हमने वो गांव गोद ले लिया, और गोद लेके हमने साल भर में वो संपूर्ण साक्षर बना दिया। फिर सरकार का नजर गई वहाँ, खुद उस तत्कालीन जो वो थे उपायुक्त महोदय R C राव थे उन दिनों, जी जी वो मेरे पास आए कॉलेज में, जी और प्रिंसिपल ने कहा गया हो कि नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जी जी। तो मुझे इन बातों का वैसे कोई परवाह नहीं बिल्कुल थी, बिल्कुल कौन ठीक बात। आया है। तो वो कहने लगे, वो आया चपड़ासी जी, वो DC साहब आए हैं। मगर हम्म। मैं क्लास में हूँ, मैं नहीं, मैं बाद में आऊंगा। तो क्लास के बाद ही आया, तब तक वो घूमते रहे वहाँ लॉन में। ओके तो ओके। मैं यूं है कि भी कौन आया है कौन गया है, प्रेसिडेंट आया हमारा नहीं आया है, मैं उन बातों में कभी नहीं घुसा। मैं अपने काम से काम रखता था। डेडिकेशन। और मैं एक और ये आश्चर्य की बात मैं विद्यार्थियों को, खासकर युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, कि कभी भी, कभी का मतलब कभी है, जैसे ओले पड़ रहे और कोई विद्यार्थी नहीं आया हो हम्म। कक्षा में, हम्म। मैं अपने स्टाफ रूम में नहीं बैठूंगा, स्टाफ। मैं कमरे में जाऊंगा, कोई हो ना हो, और मैं 40 मिनट वहां खड़ा रहूंगा। 40। और जब पीरियड बच जाएगा तब मैं आऊंगा वापस। तो 4-5 घंटे यूं खड़ा रहता। हम्म। प्रिंसिपल कहता, क्यों सर्दी में मर रहे हो, हम्म। निमोनिया हो जाएगा, हाँ। आ जाओ, कॉफी पिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ। हम्म। मैं मुस्कुरा के कुछ नहीं कहता, ठीक है जी। हम्म। और क्यों, मैं शाम को फिर कहता है, भाई मेरे को, ये भगवान, जो मेरे को आपने करते हुए दिया। दिया था वो हाँ। पूरा करके पूरा। आओ। कोई नहीं उस को ग्रहण की मेरी जो शिक्षा, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्यों, या तो मौसम था या क्या कारण रहा। तो इस प्रकार से मैंने जीवन में जो मेहनत है, मैं ये पुनः कहना चाहता हूँ कि मेहनत के माध्यम से मैं आगे बढ़ा हूँ, और उसका मेरा कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ। और मैं आपकी बातों से एक चीज और मतलब नोट कर रहा हूँ कि आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं, ये कोई भी शॉर्टकट बताऊं नहीं है। कि आगे आज का विद्यार्थी है, वो ये हम्म। चाहता है बस मुझे कुछ ज्यादा पढ़ना ना पड़े, इम्पोर्टेंट मिल जाए, हम्म। और डिग्री मिल जाए। उसको टाइम देना पड़ेगा आपको आगे हाँ, बढ़ने के लिए। बिल्कुल उसको समय देना पड़ेगा। यहाँ हमारी श्रीमती जी वो डॉक्टर राजकला मैं बैठी मैं हैं। वही चीज, मैं अभी उसी पर चीज पे आना चाह रहा था मैं, हाँ कि आपने जो इतनी डेडिकेशन से मतलब अपनी जो है ना शिक्षा में जो इतना टाइम दिया, जी। वो कहीं ना कहीं मतलब जो है ना फैमिली का सपोर्ट रहा होगा, तभी तो आपने उतना टाइम वहां पे दे पाए। हाँ मुझे बिल्कुल। नहीं कहना चाहिए पर लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी, आजकल की युवा पीढ़ी आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उनको घर से भी वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। उनको घर पे भी बहुत सारी बाउंडेशन होती हैं। तो ये चीज़ें दोनों साइड से चलती हैं। और आपको तो मतलब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं, करें कि मैम का और पूरे परिवार का, बच्चों का, मैम का, और जो भी परिवार में जो भी जितने भी लोग रहे हैं उनका पूरा सहयोग रहा होगा तभी आप अपना वो टाइम दे पाए वहाँ नहीं, वो तो निश्चित रूप से, मगर एक बात मैं इसमें थोड़ा आपसे भिन्नता रखता हूँ,
कि आपने ये कहा ना परिवार से वो मदद नहीं मिलती, हम्म ऐसा नहीं है। हम्म हर परिवार चाहता है अपने बच्चे की मदद करना। हम्म, यदि वो गुमराह कहीं होगा तो वो हाँ टोकेंगे, बिल्कुल मगर बिल्कुल। ये वो ठीक रास्ते पर चलेगा हाँ तो कोई नहीं रोकेगा, नहीं, रोकेगा तो रोकना भी नहीं हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे गांव में उस समय जब मैं पढ़ता था, हम्म प्राइमरी विद्यालय भी नहीं था। हम्म हाई स्कूल तो को अलग बात है, प्राइमरी नहीं था। हम्म, और ना माहौल भी नहीं था गांव में या घर में पढ़ाई का। हाँ हाँ फिर भी मैंने जिद की और दूसरे गांव में जाकर, ना उस समय वो कपड़े होते थे ना जूते होते थे, और पढ़ने जाते थे। हाँ। उसके बाद मेरे पिताजी भी नहीं थे, वो भी जब 3-4 साल का था मैं जब चल बसे थे। ओके। मेरी विधवा माँ थी, पिता मैं थे बूढ़े दादाजी। उन्होंने जैसे जैसे बच्चे भी ज्यादा ही होते थे उन हम्म, दिनों, संभाला, पर घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई। ओके ओके। और उन्होंने कह दिया भाई अब नौकरी लग जाओ कहीं। हम्म, मैं एयरफोर्स में लग गया था, मैं पुलिस में लग गया था, कई और नौकरियों में लग गया। पर मैं लेकिन गया ही शिक्षा का नहीं। आपको शिक्षा का मतलब हाँ, मैं जुनून था। पता नहीं क्या था, मैं गया ही नहीं। और मैं कहा पढ़ूंगा मैं। तो झज्जर हमारे गांव से 15 किलोमीटर है। ओके। 15 किलोमीटर पहले तो साइकिल भी नहीं मिली। वो साइकिल भी 5-7 महीने के बाद, तब कई बार पैदल जाते, पंद्रह तो किलोमीटर पैदल आते। आप अभी जब जिले की बात ही आ गई, तो फिर आप जरा एक बार दर्शकों को ये बता दें कि भाई आपका जो है ना पैतृक गांव कहाँ से, मतलब आपने अपनी एजुकेशन जो है ना स्टार्ट की, स्कूलिंग कहाँ से की, और आगे जाके मतलब आपने कैसे कैसे मतलब इस लाइन में आ पाए। हाँ, मेरा पैतृक गांव जिला झज्जर में खेड़का गुज्जर है। खेड़का गुजर। उसको खेड़का दुलेड़ा भी कहते जी। हैं, और पास में दुलेड़ा है। वहाँ से मैंने मैट्रिक की थी। और वो दौर था कि जिस समय गांव के जो विद्यार्थी थे वो भी ज़्यादा कोई रुझान नहीं था। और मेरा जो है वो मेरिट आई थी बोर्ड में। हम्म। बोर्ड पंजाब, दूसरे पंजाब बोर्ड होता होगा। पंजाब पंजाब मतलब विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक होती थी। ओके ओके। और उसके बाद फिर आगे भी पढ़ाई करनी मैं जिद की, और फिर झज्जर दाखिला ले लिया। हम्म और फिर साइकिलों पर जाते, 15 किलोमीटर जाते, 15 आते। हम्म आज के बच्चे तो गाड़ियों से, बाइक से नीचे नहीं उतरते, बिल्कुल बिल्कुल। और पैदल भी जाते। उसके बाद फिर बीए करने के बाद फिर मेरी माता जी ने कहा, "आप मास्टर लग जा कहीं, हाँ। पटवारी लग जा", यही होता था। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पढ़ूंगा। हम्म अगर भाई हमारे पास तो नहीं, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हम्म, थी। मैं बातों को छिपाता नहीं, मैं ठीक ये नहीं बात। कहता मैं पैदा ऐसे हुआ हाँ था। हाँ ठीक बात। जो है वो है। तो फिर मैंने, पैसे होते नहीं थे, हम्म तो उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने किसी पड़ोसी से पैसे उधारे लिए, 600 रुपये। हम्म डीयू मेरा दाखिला हो गया था, चंडीगढ़ हो गया था, कई जगह हो गया था सब। वो उसकी तिथि जा चुकी। फिर वो लेके, कुर्ता पजामा पहनते थे हम, पैंट वैंट नहीं पहनते थे। हम्म, और मैं घर से भाग गया रोहतक। रोहतक उस समय हमारे लिए ये लगा लंदन था, क्योंकि रोहतक ठीक तो बात। थोड़ा देखते ठीक थे। बात। और वहाँ जाके मैंने दाखिले ले लिया, 400 कुछ रुपए लगे। और वहाँ ना रहने का स्थान, ना खाने का स्थान, ना वस्त्र, ना किताबें। फिर भी मैं वहाँ धर्मशाला में सोता था, कभी रेलवे स्टेशन पर सोता था। हम्म, वे जो कुछ रुपए बचे, हाँ दो हाँ। करीब 200, उससे मैं चने और गुड़ खा के गुजारा करता। उस पजामे को और उनको 1-2 दिन में धो के हाँ। धर्मशाला के पंखे में या वहाँ सूख के हम्म उनको तय करके यहाँ, और फिर पहन के चला जाता। मगर किसी से मैंने कुछ नहीं, ये भी नहीं बताया। मेरे क्लास फेलोज आपको पूछ देख लो, बड़े हाँ बड़े हाँ। पदों पे हैं, हम्म उनको ये कहते, वो कई बार कहते हैं कि हमें तो ये बात ऐसा लगता है कि जैसे आप ठीक नहीं बता रहे, हम्म आपने तो कभी दिखाया नहीं ऐसा। हम्म, तो अब भी मैं दिखाता नहीं। बस निरंतर मेरा ये है कि भाई काम करो। काम करो। और किसी को फिर दुनिया है वो देखेगी ना देखेगी, नहीं देखेगी, आप आगे बढ़ो। यही मैं विद्यार्थियों को, नई नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि आप निरंतर मेहनत करके आगे बढ़ते रहो। आपको कोई अच्छे काम के लिए रोकेगा तो रुको भी मत। चाहे आपके पेरेंट्स भी कहें तो मत रुको। वो फिर बाद में समझ जाएंगे कि भी अच्छा ही काम किया है। बिल्कुल। तो 1 साल में घर नहीं गया, गांव में नहीं गया। फिर किसी ने रोहतक मुझे देख लिया, कि भाई वो तो ये था, वो गुम हो गया कहीं। हम्म तब उन्होंने बताया कि मुझे रोहतक दिखा था, वो तुम्हारा लड़का था। हम्म तो फिर उन्होंने बताया, वो मेडिकल में कोई दाखिल था, तो भाई तेरी माँ तो मरने को है दादाजी। फिर मैं गया था 1 साल हम्म के बाद, मेरे दादाजी थे। हम्म। और फिर बाद में उनका देहांत हो गया था।
तो यदि आप कोई मन में निश्चय करोगे, दृढ़ संकल्प होगा, संकल्प शक्ति होगी, तो फिर आपको ईश्वर की भी मदद मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे। और इसी प्रकार से फिर मैं आगे बढ़ता रहा। पढ़ने पढ़ने में मेरी पहले से रुचि थी। मैं अपने महाविद्यालय के दिनों से ही जो उसकी महाविद्यालय की पत्रिका थी उसका मैं छात्र संपादक था। फिर जब रोहतक आ गया तब उसकी पत्रिका अब नहीं निकलती, संप्रेषिका नाम था, उसका छात्र संपादक में था जब एमए में था। और ये भी नहीं कि भाई पता नहीं मेरे क्या था, वो ठीक रास्ता था। पहले एमए इंग्लिश की मैंने, पहला बैच था हमारा रोहतक विश्वविद्यालय, एम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय नहीं था तब, रोहतक विश्वविद्यालय। फिर हमें डिग्री मिली, तब तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हो गया था। तो फिर एमए इंग्लिश के बाद फिर मैं दिल्ली जो था प्लानिंग कमीशन में लग गया था, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर। अच्छी पोस्ट थी, मगर वहाँ पर ये था कि इस तरह की थी जो मेरी रुचि के अनुकूल नहीं थी। शिक्षा में अल्टीमेट आपने शिक्षा में ही हाँ, काम तो कर लिया। वहाँ से फिर छोड़ के आ गया मैं। छोड़ के आकर फिर मैंने ला में दाखिला ले लिया। मगर चलो मैं अब ला करके प्रैक्टिस करूँगा। फिर किसी प्रकार से मैं फिर हिंदी में हमारे कोई वो थे गुरुदेव, उन्होंने कहा भाई डिबेट तो तू बोलता है, कविता हिंदी में दाखिला ले ले। तो एक साल मेरे कहने से खराब कर ले, ला ये रजिस्ट्रेशन तो बाद में करवा देना। तो फिर मैंने उसमें ले लिया, फिर मैं भूल ही गया। उसमें मजा आ गया फिर आपको। उसमें, हाँ, उसमें मैं मेरे विश्वविद्यालय में स्थान आया। फिर एमफिल, एमफिल का तो पूरा मेरा परिणाम भी नहीं आया था। तब मैंने सोचा भी ना, सोनीपत में नहीं आना चाहता था मैं सोनीपत के बारे में यूं था वो वहाँ नहीं जाना है। कुछ ऐसी बातें जो होती हैं ना, किंवदंतियाँ, ठीक बात वो प्रचलित थी कि वहाँ की भूमि तो ऐसी है, स्वर्ण ने भी वहाँ पर वो मैं अपने माता पिता से मांग लिया था, वो सब किंवदंती है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मगर पहला ही मेरा इंटरव्यू यहाँ था, पहला ही। छोटा हमारी कॉलेज में। हम्म, और फिर यहाँ मेरा चयन हो गया, फिर मैं यहीं का होकर आ गया। भाई यहाँ का तो फिर, तो और फिर अवार्ड भी फिर आपको यहीं पे रह के हाँ, मिला ये है, यही अपने करवा। इस मिट्टी का तो ऋण ऋणी हूँ मैं। इस मिट्टी से ही ग्रहण किया है सब कुछ, हवा पानी विचार सरणी भी मेरी यहाँ से बनी है। और निश्चित रूप से जैसे अभी बात आपने चलाई थी, ये साक्षी हैं, हमारी श्रीमती जी बैठी हैं, हम्म, कि मैं केवल मात्र वो नहीं था कि वहाँ कक्षा में पढ़ा दिया और बाकी गतिविधियाँ करवा दी, वही नहीं है। उसके अतिरिक्त भी मैं आते ही आ और खाना पड़ा रहता था, वो ठंडा हो जाता, सर्वाइकल हो गई, मगर मैं सारी रात पढ़ता रहता था। क्यों पढ़ता रहता था? वो उन दिनों नए नए हिंदी के अखबार आए थे, तो जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, हरिभूमि, नव भारत, हिंदुस्तान, ये जागरण, ये तो बाद में आए, भास्कर, हम्म, इनमें सब में वो भूमंडलीकरण के आरंभ का दौर था। हम्म, तो इन सब में मेरे नाम के स्थायी स्तंभ चलते थे। भाई साहब। आज किसी अखबार में, कल किसी में, तो हाँ। उनको मुझे लिख के देना पड़ता। तो पहले मैं पढ़ता, फिर रफ लिखता, फिर बैठ के अच्छे उसमें हाथ से लिखता। और फिर यहाँ गुप्ता एक फोटो स्टेट था हम्म, सुभाष चौक पे, सुबह सुबह मैंने उसको कह रखा था कि भाई गुप्ता जी मैं 1 बजे भी आ सकता हूँ, 2 बजे भी। उधर टेलीफोन आते रहते अखबार वालों के, आज आपका वो नहीं आया है आर्टिकल, हाँ, ठीक है। मगर भी ऐसा रब भी, फिर साइकिल पर फटाफट जाके 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, और वहां पर फैक्स करवा के आता। फिर अगले दिन मगर दूसरे की तैयारी करनी है, तो लगातार मेहनत की तो आपने। फिर जो है थोड़ा बहुत सो पाता, फिर कॉलेज में भी जाता था। ये मुझे एक चीज बताओ कि जब आपको, जब सरकार से हम्म। जब ये मैसेज मिला कि भाई आप इस पद्म श्री के लिए आपका नाम नॉमिनेट किया गया है, वो एक्सपीरियंस जरूर बताएं, कैसा लगा उस टाइम आपको कि भाई एकदम से सरप्राइज आपके लिए, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। हाँ, वो ऐसा हुआ कि 25 तारीख को मैं अकेला था घर। हमारी श्रीमती जी है डॉक्टर राजकला देसवाल, वो बेटे के पास गई हुई थी। और 12 बजे फोन आया लैंडलाइन से, उसमें लिख रखा डायरेक्टर पुलिस MHA। हम्म, तो मैंने सोचा ये लैंडलाइन का पता नहीं किसका होगा। हम्म, 7-8 कॉल आई, उन्होंने उठाई नहीं। हम्म, और फिर मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं दुखी और करेगा कौन है। हाँ,
फिर उसके बाद 4 बजे फिर आया मोबाइल पे, तो उसमें लिख रखा था अंडर सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी। और गृह मंत्रालय। हाँ तो मैंने सोचा कि ये तो कोई, अब तो कोई हाँ। है, मैंने वो उठाया। तो फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा और मेरा जो जो कहाँ मेरी रिश्तेदारियां हैं, कहाँ गांव है, सब कुछ बताया कि आपके मामा वहाँ हैं, आपकी दादी वहाँ की थी, ओके। और आपके आपने ये किताबें लिखी हैं, आपने ये काम किया है, जो मैं भी भूल बैठा था। तो वो पूरी हिस्ट्री उन्होंने बैक एंड पे मतलब पूरा जो है ना पूरा। वो सारा मेरे बारे में, मैं कहा, हाँ जी, बात तो सारी यही है, मगर क्या गुस्ताखी हो गई। हाँ। तो वो कहने लगे गुस्ताखी नहीं, आपका उसके पद्म श्री के लिए चयन हुआ है। तो मैंने कहा सच कह रहे हो क्या? हाँ हाँ। अगर हाँ विश्वास नहीं हुआ सच एक कह बार, रहे हैं, हाँ विश्वास नहीं हुआ। सच कह रहे हैं। हम्म। मगर जी मुझे यकीन तो नहीं हो रहा। अगले यकीन कर लीजिए, और अब 4 बजे 7 बजे तक किसी को नहीं बताना। हम्म। 7 बजे घोषणा होगी, घोषणा हो। उसके बाद किसी को बताना, उससे पहले नहीं किसी ओके। को डिस्क्लोज करना। हम्म। तो वो 3 घंटे मेरे लिए बड़े वो थे कि बड़े मैं क्या कहूँ, मतलब जो है। किसी को बताना भी जरूरी था हाँ। कि इनको, पर मैं बता भी नहीं पाया। उसके बाद फिर तो वो आ गई थी हम्म। उसमें मीडिया में सारे में, हम्म। तो फिर मैंने भी बताया था। तो निश्चित रूप से मैंने ये फिर लगाया कि आप यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, हम्म। तो आपको फल तो कभी न मिलेगा। किसी रूप में मिलेगा। मिलेगा। और यदि आप यूं कहो कि ना मुझे तो फल अभी चाहिए, हाँ। तो फिर आपको पीड़ा भी होगी, दुख भी होगा। शॉर्ट मतलब जो है ना, ऐसा नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा आप आपके करो, लिए। हाँ। आप काम करते रहो। ये मत देखो कि कब, जरूरी नहीं है कि आपने काम या इस दिशा में किया तो हो सकता है फल उधर मिल जाए, मिलेगा जरूर। और कुछ ये कहते हैं ना आज के जमाने में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अब भी काम की, परिश्रम की, आपकी ज्ञान की कदर है। और राष्ट्रपति भवन गए आप। जी, राष्ट्रपति भवन गए, और जब जहाँ पे आप वहाँ पे जब वेट करते हैं भाई, जब आपके अपने नंबर का, हाँ मैंने भी उसकी वीडियो देखी थी। हाँ, तो बैठे बैठे क्या फील कर रहे थे, और जब उठ के चले मैं सही और पूछ लेने के बाद फिर आपने जब जहाँ वापस आके बैठे, तो क्योंकि वहाँ बड़े बड़ी बहुत शख्सियत बैठी होती हैं, सही पूछो तो क्या उस टाइम की मतलब जो है ना अपनी एक फीलिंग जरूर 26 बताएं। की जो रात थी ना, उस रात मुझे वहाँ अशोका होटल में, वो तो कितना बढ़िया होटल है, हाँ हाँ। मुझे नींद नहीं आई सारी रात। ओके। 5 स्टार मॉडल हाँ, मतलब वहाँ जो है। नींद नहीं आई। और फिर पर्दे हटा दिए मैंने, हम्म। अभी ये पता चल जाए कि सुबह तो हो जाए किसी हाँ। तरह। तो सुबह 5 बजे जो है फिर मैंने चाय बनाई, हाँ। और चाय पी के, और फिर यूं था कि भाई पता नहीं क्या होगा, हम्म। कैसे होगा, मुश्किल से। फिर वो 11 बजे रिहर्सल थी, हम्म। और रिहर्सल कर हाँ हाँ। बताते हैं, वो ले जाते हैं। हम्म। और उसके बाद 7 6 बजे वो था। 6 बजे तो फाइनल प्रोग्राम। तो वो ये था कि बस अब मेरा नंबर आए, और कैसा होगा, ऐसा कैसी सन, मतलब। ऐसा रोमांस, जैसे रोमांचित सा हो हाँ जाता ना। हाँ हाँ। तो ये था, मगर बड़े रूहानी से जैसे होते हैं ना, हम्म। हालांकि थी तो भौतिक सी बातें, हाँ हाँ। मगर बड़ा वो रूहानी वातावरण होता है हम्म। वो। आपको लगता सारी दुनिया देख रही है। सब कुछ मिल गया आपको ने, मतलब वहां ले भाई मुझे जिंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सारी दुनिया आपको देख रही है। हाँ। और वहाँ गजब गजब के जो बंदे हैं, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। हम्म। वर्तमान जो सरकार है, हाँ। वो उसने ये जो पुरस्कार थे बड़े बड़े, इनको नागरिक सम्मान कहते हैं, नागरिक सम्मान। नागरिक अलंकरण, हाँ। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनको आम आदमी तक पहुंचा दिया है। नहीं तो पहले मैंने नहीं सुना। तो आम आदमी इससे, फिर आम आदमी भी तो और अच्छे काम करने के लिए उन्हें हाँ, सीख पड़े इसीलिए। इन चीजों से। और मुझे जो वहाँ जिस प्रकार से सुनने में आया, तो वो ये आया कि वहाँ ऐसे ऐसे लोगों को मिला है जिन्होंने बेचारों ने दिल्ली ही नहीं देखी होगी, दिल्ली देखी है। कभी आए नहीं होंगे, और बड़े, मगर फिर भी काम अच्छे कर रखे काम हैं। अच्छे कर। तो सरकार ने जहाँ जहाँ से ये सुना है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कह रखा था कि भाई मुझे ऐसा ऐसे आदमी चाहिए जिन्होंने धरातल से उठ के काम किया है, मुझे सिफारशी बंदे नहीं चाहिए, किसी प्रकार से नहीं चाहिए, और ऐसे बंदे लाओ। तो मोदी जी का मतलब जो है ना, हाँ, मैं मैं आभार मोदी प्रकट महामहिम करता हूँ। राष्ट्रपति जी का, हाँ, उनका नरेंद्र सबका मोदी ही, जी का, और निश्चित रूप से। जिन्होंने भी आपको इस लायक समझा, हाँ, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत बड़ी टीम होगी। हाँ, होगी, वो मुझे जिन्होंने नहीं आपके पता। बारे में जाना होगा, समझा होगा, आपके बारे में पूरी R&D की होगी, हाँ कहाँ से कहाँ तक, मतलब जो नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सभी का। हाँ, अब तो मुझे बता रहे हैं लोग, अब 3 महीने से मेरी CID चल रही थी। CID
पता कर रहे थे कि भाई कहाँ बैठता है, क्या खाता है, किस पार्टी से है, क्या है। हाँ ये सारी की सारी हाँ बातें हुई है, हाँ मगर मुझे नहीं पता। हाँ और ना ये भी पूछा गया, जैन साहब बता रहे थे जो आज आए थे हाँ हाँ कि भाई मेरे पास ये आइडिया है कि आप ये बता दो ये आपकी पार्टी के हैं। हाँ अग्नि जी हमारी के नहीं है, हम्म, कांग्रेस के अग्नि जी कांग्रेस के भी नहीं है। हाँ जो अच्छी बात लगे उसके ही है। उसी के और मेरा तो यही है कि अच्छा हो तो मैं उसके पास चला जाता हूँ, हाँ गलत हो तो हो सकता है मैं आपका भी विरोध कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये रहा है। अच्छे काम करने के लिए कोई भी मतलब पार्टीबाजी की रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ ना, बिल्कुल अच्छे नहीं। काम करो, आप आगे करो, बढ़ो। आगे बढ़ो, और आपको कभी न कभी भगवान किसी न किसी रूप में सफलता देगा। वो जरूरी नहीं कि कब देगा, किस रूप में देगा, वो अवश्य देगा। और यदि आप उसके शॉर्टकट ढूंढोगे या 420 के रास्ते ढूंढोगे तो उससे आपको शांति नहीं मिलेगी। देखो, अभी जो है हमारे साथ जो है ना डॉक्टर संतराम देशवाल जी, पद्म श्री बोलेंगे अभी हम। अभी जिस दिन से अवार्ड मिला है उस दिन के बाद से अभी वो पद्म श्री डॉक्टर संतराम देशवाल जी हो गए और ये है, ये छोटा मिनिएचर हैं। उसका। ये एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको बहुत नजदीक से एक बार दिखाएं। और सर मैं बताऊं आपने, मैंने भी पहली बार मतलब इतने नजदीक से देखा है ये। बिल्कुल, और मैं भी मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये एक उसका एक मिनी रूप है। तो आप लोग भी देख सकते हो भाई, पद्म श्री अगर किसी को होता मिलता है तो ये उसके लिए एक सिंबल मिलता है, एक मोमेंटो टाइप का जो भी हाँ, मतलब जो ये है ना एक राष्ट्रपति महोदया होलोग्राम खुद लगाती हैं खुद लगाती जेब हैं। के ऊपर। तो ये तो मतलब जो है ना छाती चौड़ी हो जाए फिर ऐसे उसमें तो और है। वो बड़ा होता है, हाँ, ये मिनिएचर है। ये मिनिएचर है। अब वो ये उनके जो वो आते हैं ना सेक्रेटरी लेवल के, हाँ वो हाँ, पहले ही दे देते हैं, लगा पहले देते हैं वो जो रिहर्सल हुई हाँ कि ये आपको लगा के रखना है। हाँ वो आपका बड़ा, वो तो इतना बड़ा है वो लटक जाएगा इतना। हाँ और फिर यहाँ पर वो पिन लगा के गए हाँ। और राष्ट्रपति महोदय ने उसको यहाँ लटका दिया। देखो, और एक वो हाँ, सनद दी गई है। हाँ वो मैं देख रहा था वीडियो में। हाँ, ये कितनी बड़ी मतलब जो है ना कितनी बड़ी उपलब्धि जो आज का जो युवा है, आज का जो युवा है जिन्होंने अभी जिंदगी जस्ट स्टार्ट की है, उन्होंने भी अगर इस मुकाम तक पहुंचना है, सर की बातों को आप लोगों ने पूरे बड़े ध्यान से सुना होगा। आप लगातार अच्छे काम करते जाएं, फल की चिंता ना करें, सर का यही कहना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, ये गीता का वो है। मगर ये है कि आप काम करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा। मिलेगा, ये नहीं कि मिलेगा। कई कहते हैं कि क्यों नहीं इच्छा करें। इच्छा इसलिए करो, इच्छा करोगे तो आपको दुख होगा, दुख पीड़ा हो, होगी। पीड़ा हो। और यदि आप काम करोगे तो उसका फल मिलेगा, देर सवेर कभी न कभी। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई लगातार अच्छे काम करते रहो और फल की चिंता मत करो। फल अपने अच्छे लोगों को, अच्छे काम करने वाले को, सभी को मतलब जो है ना फल एक न एक दिन जरूर मिल जाता है। एक तो बात रह गई विजयपाल जी जी, जी जो बिल्कुल आपने ये परिवार की बात बिल्कुल पूछी जी थी वो बिल्कुल बीच में रह बिल्कुल। गई कि किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए कोई भी दिशा हो, दिशा अलग अलग हो सकती है। विज्ञान में भी पद्मश्री मिलता है, जी जी और समाज सेवा में भी मिलता है, कृषि में भी मिलता है, सब क्षेत्रों में जी जी मिलता है। जी तो उसके लिए जाहिर है कि परिवार का तो आपको सहयोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस बात के लिए अवश्य कहना चाहूँगा यहाँ, जो मुझे सुन रहे हैं लोग, हम्म कि हमारी जो मेरी अर्धांगिनी है, हम्म। सहधर्मिणी है, हम्म, डॉक्टर राजकला देशवाल, उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग सही। दिया। और मैं एक प्रकार से ये अपना पद्म श्री उनको समर्पित करता हूँ। हम्म। देशवासियों को और सोनीपत को और हरियाणवासियों को तो करता ही हूँ, हम्म उनको करता हूँ। क्यों? हम्म उसका कारण है क्योंकि यदि वो मुझे स्पेस नहीं देते, हम्म। उलझाए रखते, ठीक बात तो है। कैसे मैं बगैर शांति नहीं होगी तो मैं लिख आजकल का कैसे जो पाऊंगा। आजकल का जो युवा है वो इन चीजों में तो उलझा हुआ है। हाँ, वही तो। आजकल का युवा इन चीजों में तो उलझा हुआ है। हाँ, तो उनको उन्होंने मुझे पूरा कि भाई आप काम करो और चिंता की जरूरत नहीं है। और आप चाहते हो कि नौकरी भी छोड़ना हाँ, चाहते हो तो छोड़ दो। अच्छे काम के लिए। हाँ, हाँ, मैं समाज नौकरी सेवा कर के लिए। मैं नौकरी कर रही हूँ हाँ, और मैं बच्चों को पाल लूंगी, आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। अपना जो आपकी इच्छा है, जो समाज के लिए, हित के लिए आप काम करना चाहते हो हम्म। तो करो, ऐसे मुकाम आए। उनको ये फील हो गया होगा कि भाई ये सामाजिक काम में इनका पूरा इंटरेस्ट है, हाँ, मैं था मेरा। इसलिए उन्होंने वो चीज नोट की और आपको वो चीज उन्होंने बोली हाँ, बच्चों कि को भाई आप संभाला, जाओ
आप चाहो तो नौकरी भी छोड़ सकते हो अपनी समाज सेवा के लिए। हाँ, बच्चों को भी संभाला। मेरे हाँ जो दो बेटे हैं, हाँ हाँ। अब वो यूं भी कह सकते हैं कि मैंने तो उनको पढ़ाया नहीं, हम्म। ये ही उनको संभालती थी, पढ़ाती थी। ये बात उनको पता है। और अब तो फिर वो भी इसमें गर्वित अनुभव करते हैं। बहुत ज्यादा, हाँ कि बहुत ज्यादा भाई गर्व महसूस कर रही हूँ कि अब जो कोई बात नहीं, हमें कोई वो हमें अभाव कोई नहीं रहने दिया उनका। मगर मैं समय उनको इसलिए नहीं दे पाता था कि मैं तो पता नहीं कब आऊँ, रात को आऊँ, ठीक क्या बात है, करूँ। ठीक मैं बात कहीं यूथ फेस्टिवल में लगा हूँ, है। हाँ या और कहीं टीम लेके गया हाँ। हूँ, या कॉलेज में हूँ, या राष्ट्रीय सेवा योजना की शिविर आयोजित कर रहा हूँ। तो मेरी जो थी वो बहुमुखी वो थी कार्य, हम्म। उनमें मैं लगा रहता था। तो इसलिए फिर इन्होंने घर संभाला। और जाहिर है कि फिर ये बड़ा मुश्किल काम है। और नहीं तो महिला है वो ये भी सोचेगी ये क्यों, मैं भी ये भी मेरे मेरे बराबरी की तो नौकरी पर थी, हाँ बिल्कुल ये भी बिल्कुल प्रोफेसर बिल्कुल थी। बिल्कुल। और ये नहीं है कि ये भी 3-3 4-4 बजे तक वहाँ पे लगी रहती हम्म। थी। और बच्चे बेचारे अपने आप ही हम काम करते काम थे, करते थे, पढ़ते रहते थे। पढ़ते रहते थे। हम्म। और उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। देखो, बड़ा मतलब जो है सर ने अपनी ऑलमोस्ट पूरी जीवनी ही बता दी। मैडम का क्या सहयोग रहा भाई सामाजिक सेवा में, मतलब जो है ना, बगैर फल की चिंता किए लगातार समाज सेवा करना, उसी का जो रिजल्ट है आज, जो मतलब छाती चौड़ी हो गई भाई, मतलब जो है इतना मतलब प्राउड फील किया। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे पद्म श्री डॉक्टर संतराम देसवाल जी को सुन रहे हैं, इनकी बातों से प्रेरणा लेके हमारे युवा जो इस चीज़ को सुन रहे हैं वो भी इस तरफ मतलब अपना बहुत अच्छा सहयोग देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए फल की बगैर चिंता किए उनको लगातार इस पर एफर्ट करते रहना चाहिए। सभी का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मतलब नमन। भारत माता की जय। जय। वंदे मातरम।